दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां भारत और चीन के ऊपर हावी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार अपने एक्शन से जवाब दे रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस का तेल व्यापार रिकॉर्ड तोड़ चुका है और सैकड़ों जहाज इस समय रूसी तेल को लेकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड नेशन और रूस के तेल व्यापार को लेकर आए आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर 500 मिसाइल के ऑर्डर्स को लेकर है, जो कि जल्द ही भारत देने वाला है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर जहां पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर दिख रहा है, वहीं ऊर्जा बाजार पर भी इसके गहरे निशान साफ नजर आ रहे हैं। रूस के कच्चे तेल की सप्लाई लगातार चर्चा में बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यानी कच्चे तेल के निर्यात ने पिछले 16 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई जब रूस की कई रिफाइनरी प्लांट यूक्रेन की ड्रोन अटैक की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ब्लूमबर्ग के वेसल ट्रैकिंग डेटा से पता लगा है कि सितंबर 21 को खत्म हुए 4 हफ्तों के दौरान रूस ने औसतन 36.2 लाख बैरल तेल हर दिन अपने बंदरगाहों से बाहर भेजा। यह आंकड़ा मई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 हफ्तों का औसत डेटा साप्ताहिक आंकड़ों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि ये बाजार की असली तस्वीर को साफ करता है। रूस का उत्पादन बढ़ना दरअसल ओपेक प्लस समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत मॉस्को को मार्च के बाद से प्रतिदिन 4 लाख बैरल से अधिक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिली है। लेकिन इसमें सिर्फ उत्पादन का मामला नहीं है, बल्कि हाल के समय में हुए यूक्रेनी हमलों का भी बड़ा हाथ है। ड्रोन हमलों की वजह से रूस की रिफाइनिंग क्षमता कम हो गई है। कंपनियां अब कच्चे तेल को घरेलू स्तर पर प्रोसेस करने की बजाय सीधे निर्यात टर्मिनलों पर भेज रही है, जिससे एक्सपोर्ट वॉल्यूम और बढ़ गया है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के अनुमान बताते हैं कि रूस की रिफाइनिंग क्षमता घटकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम हो गई है। यह अप्रैल 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। आमतौर पर रूस अगस्त और सितंबर के महीनों में लगभग 54 लाख बैरल प्रतिदिन तेल प्रोसेस करता है, यानी ताजा ड्रोन अटैक्स की वजह से लगभग 7% की क्षमता खत्म हो गई है। हालांकि इन हमलों ने रूस की पाइपलाइन और पाइपिंग स्टेशनों को नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन पूरी तरह से सप्लाई रोक पाने में नाकाम रहे हैं। इसका कारण यह है कि रूस के पास बाल्टिक और ब्लैक सी के बंदरगाहों पर पर्याप्त स्टोरेज मौजूद है। इसी वजह से जब तक मरम्मत का काम चलता रहता है, तब तक बंदरगाहों से लगातार तेल की शिपमेंट होती रहती है। यही वजह है कि बाल्टिक पोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया, जब सिर्फ एक हफ्ते में वहां से 12 तेल के कार्गो लोड किए गए। अगर कुल निर्यात की बात करें तो 15 से 21 सितंबर के बीच 31 टैंकरों ने रूस से लगभग 2.36 करोड़ बैरल तेल लोड किया। इसके मुकाबले पिछले हफ्ते 29 जहाजों के जरिए 2.22 करोड़ बैरल तेल भेजा गया था, यानी शिपमेंट की संख्या और कुल मात्रा दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान रूस की कमाई भी थोड़ी बढ़ी। पिछले हफ्ते की तुलना में करीब $5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और 21 सितंबर तक की कमाई लगभग 1.33 अरब डॉलर पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि दुनिया इस बढ़ते तेल निर्यात पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। अमेरिका और यूरोप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रूस के तेल बिक्री पर अंकुश लगाया जाए, ताकि मॉस्को पर आर्थिक दबाव बने और वह युद्ध रोकने पर मजबूर हो। लेकिन हकीकत यह है कि इन प्रयासों को ज्यादा सफलता नहीं मिल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि आगे की पाबंदियां तभी लगाई जाएंगी जब यूरोपीय संघ के देश पूरी तरह से रूस का तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन यूरोप की स्थिति इतनी आसान नहीं है। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इस पर निर्भर करती है। ऐसे में पूरे यूरोपीय संघ के लिए रूस पर नए सख्त पाबंदी लगाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। यही वजह है कि अब यूरोप में ये विचार सामने आ रहा है कि सीधी पाबंदी लगाने के बजाय रूस के तेल पर टैक्स या टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में ट्रेड मेजर्स यानी व्यापारिक कदम बहुमत से पास हो सकते हैं, जबकि सख्त आर्थिक पाबंदियों के लिए सभी देश की सहमति जरूरी होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी यूनाइटेड नेशन के अंदर साफ दिखाई दी। उन्होंने साफ आरोप भारत और चीन के ऊपर लगाया कि इस युद्ध को फंड भारत और चीन ही कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इन दावों को खुद जेलेंस्की ने ही खारिज कर दिया। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि भारत हमारी साइड है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री ने
ने तो यह कह दिया कि अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो वह भारत है। हालांकि जहां यूरोप और अमेरिका मुंह जुबानी युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस एक्शन लेकर युद्ध लड़ रहा है और उसको रोक पाने में पूरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अभी तक विफल साबित हुआ है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना यानी IAF इस समय तेजी से मॉडर्न बनने की ओर बढ़ रही है। पुराने लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे हटाकर अब नए और आधुनिक फाइटर जेट शामिल किए जा रहे हैं। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है हमारा अपना स्वदेशी विमान तेजस मार्क 1A और अब इसी विमान के लिए एक बड़ी तैयारी की जा रही है। इसे ताकत देने के लिए लगभग 500 स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें खरीदने की योजना बन रही है। तेजस मार्क 1A भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे खास तौर पर हमारी वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। आने वाले सालों में वायुसेना की 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A से लैस होगी। सरकार ने पहले ही 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया था और हाल ही में 97 और विमानों को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कुल मिलाकर 180 से ज्यादा तेजस मार्क 1A आने वाले समय में हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। ये विमान न सिर्फ पुराने MiG-21 जैसे जेट्स की जगह लेंगे, बल्कि भारत की एयर पावर को नई ऊंचाई भी देंगे। अब विमान तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें असली ताकत मिलती है उनके हथियारों से। इसी कड़ी में आता है अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAAM। यानी आसान भाषा में कहे तो ये वो मिसाइल है जो पायलट को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के विमान को निशाना बनाने की ताकत देती है। इसका मतलब यह है कि हमारा पायलट बिना दुश्मन के पास पहुंचे उसे हवा में मार गिरा सकता है। अस्त्र मिसाइल को पूरी तरह भारत में ही DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। पहले इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में किया गया था और अब इसे तेजस मार्क 1A के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी है। ये सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि पहले तक हमें ऐसे आधुनिक मिसाइलों के लिए रूस से R-77 या यूरोप से मिट्योर जैसी महंगी मिसाइलें आयात करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमारी जरूरतें खुद का बने अस्त्र मिसाइल पूरी करेगा। IAF और BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही ये डील फाइनल हो सकती है। ये लगभग 500 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों की होगी। हालांकि एक चुनौती ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों का उत्पादन तुरंत नहीं हो पाएगा। BDL को इसके लिए अपनी फैक्ट्री की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, खासकर भानूर यूनिट में, जहां पहले से अस्त्र मार्क 1 बनाई जा रही है। मिसाइल के उत्पादन, टेस्टिंग और तेजस के साथ इंटीग्रेशन में समय लग सकता है, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारी वायुसेना को किसी विदेशी कंपनी या देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये मिसाइल सस्ती भी होगी और जरूरत के हिसाब से बड़ी संख्या में बनाई भी जा सकती है। यानी ये सौदा IAF के लिए लंबे समय की सुरक्षा गारंटी जैसा है। अब थोड़ा अस्त्र मार्क 1 की ताकत के बारे में समझ लेते हैं। ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली है और बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी की है। यानी पायलट को अपने सामने दुश्मन दिखे बिना भी उसका पता लगाकर उसे मार गिराने की क्षमता मिल जाती है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम जो इसे बेहद सटीक बनाता है। इसके जरिए IAF को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के आधुनिक फाइटर जेट का मुकाबला करने में बड़ी बढ़त मिलेगी। एक और बात, अस्त्र मार्क 1 के आने से हमारी वायुसेना के हथियार सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। यानी तेजस मार्क 1A, सुखोई और भविष्य में आने वाले कई अन्य विमानों में भी यही मिसाइल इस्तेमाल हो सकेगी। इससे लॉजिस्टिक आसान होगा और रख रखाव पर भी खर्च कम आएगा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।